प्यारे बच्चों, आप सभी का इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना विशाल वर्मा सर और असिस्टेंट प्रोफेसर एंड इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज, ई ब्लॉक, राजाजीपुरम, लखनऊ। प्यारे बच्चों, पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी ने अपना जो प्रथम सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम था वो बहुत अच्छे से पूर्ण किया, तो आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। आप बेहतर परिणाम, बेहतर बेहतर से बेहतर रिजल्ट आपको मिले। जो आपने मेहनत किया, पूरा सेमेस्टर आपने क्लास में इतने लगन के साथ पढ़ाई की, उसका सही परिणाम मिले आपको, ऐसी मैं कामना करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज का जो डिस्कशन का पॉइंट ये है कि अब आपने प्रथम सेमेस्टर एग्ज़ाम दे दिया है जो कि ऑड सेमेस्टर था। अब आप सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोटेड हैं, राइट। तो ये आपका इवन सेमेस्टर होगा। तो आज हम विशेष रूप से जितने भी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर, राइट, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के छात्राएं हैं, ठीक है बच्चों, तो मैं उनसे संवाद करने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। खास करके आज का जो मुख्य डिस्कशन होगा वो ये होगा कि जो इवेंट सेमेस्टर के जो पेपर्स हैं वो कौन से हैं, राइट। खास करके आपका जो मेजर पेपर है वो कौन से हैं, आपका जो माइनर पेपर है वो कौन सा है, और आपका जो एक वोकेशनल पेपर होगा, राइट, एक होगा वोकेशनल पेपर। तो वो वोकेशनल पेपर आपका कौन सा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे, पैटर्न पे बात करेंगे। इसके अलावा ये भी समझेंगे कि हम इस नए सेमेस्टर की तैयारी कैसे शुरू करें, राइट, किन किन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है और क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं एक खासा अंतर देखने को मिलेगा आपको, खास करके पेपर के पैटर्न में, एग्जामिनेशन के पैटर्न में, और पूरी तरीके से नए विषय होंगे नए सेमेस्टर में। तो पूरी तरीके से हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि मैं आपको पूर्ण रूप से किस तरीके से आपको अपनी सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू करनी है, कौन कौन से विषय हैं, किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि आपको एक बात ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, सेमेस्टर में एक बात तो ये तय है कि आपको समय बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, राइट। सेमेस्टर में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा कि आप बहुत समय दे करके पढ़ेंगे। तो सेमेस्टर की जो पढ़ाई का एक पैटर्न है उसको आपको समझते हुए एक रणनीति तैयार करनी है, और उस रणनीति के तहत आपको अच्छा स्कोर कैसे एग्ज़ाम में आप कर पाएंगे उसको ध्यान में रखते हुए हम डिस्कशन आज का करेंगे। साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि पेपर का पैटर्न और एग्जामिनेशन की जो स्ट्रैटेजी है ये बनाने के साथ साथ हम ये भी ध्यान रखें कि जो भी विषय हमारे सिलेबस में इस इवेंट सेमेस्टर में, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में रखे गए हैं, उन वो मुख्य रूप से उनका उद्देश्य क्या है, राइट, ये भी समझना हमें। वो विषय क्यों पढ़ाया आपको जा रहा है, सिलेबस क्या है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको आप तैयार करें, रुचि के साथ तैयार करें। इसके साथ ही साथ हम किस तरीके से आपका सहयोग करेंगे पूरे सेमेस्टर में, ताकि आप पूरा 100% सिलेबस एग्जाम में कवर करके जाएं, राइट, और तैयारी करके जाएं। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का डिस्कशन यही है कि इस सेमेस्टर के पेपर पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पैटर्न की। तो प्यारे बच्चों, अभी लास्ट सेमेस्टर जो आपने दिया, फर्स्ट सेमेस्टर, जो फर्स्ट सेमेस्टर था बेटा, वो पूरी तरीके से थ्योरेटिकल था, राइट, थ्योरेटिकल था, आपको पेपर लिखना था। इस बार का जो पैटर्न है, मतलब इवेंट सेमेस्टर जो पैटर्न होगा वो बेटा एमसीक्यू बेस होगा, राइट। तो इसका मतलब एमसीक्यू बेस क्वेश्चंस आएंगे, जैसा फिलहाल होता आया है लखनऊ विश्वविद्यालय का जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का, वो ऐसा है कि इवेंट सेमेस्टर में आपको एमसीक्यू पैटर्न पर देखने को मिलेगा क्वेश्चंस, ठीक है बच्चे। साथ ही साथ एक मिनट, साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब पेपर पैटर्न अलग है तो तैयारी कैसे करेंगे, किस विशेष बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको पता है एमसीक्यू का पैटर्न कैसा होगा। एमसीक्यू का पैटर्न ऐसा होगा बच्चे कि आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, ए, बी, सी और डी। इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन होंगे और इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका मतलब इस बार का जो पैटर्न है वो OMR, राइट, OMR शीट पे आपको आंसर देना होगा, ठीक है जी। जैसे क्वेश्चन है उसके बाद आपको उस क्वेश्चन के ऑप्शन में
ABCD का ऑप्शन दिया होगा, जो ऑप्शन सही आपको इस तरीके से गोला भरना होगा उसमें, OMR बेस कहते हैं इसको। तो फिलहाल ये बात हमें समझ आ गई कि इस बार का जो पैटर्न है पेपर का बच्चे, वो पैटर्न है MCQ। तो अब MCQ पैटर्न और पूरी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन जो आप लिखते थे उस तरीके का पहले कैसा आता था बेटे, कि 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, उसमें से आपको कितने क्वेश्चन करने थे, 4 क्वेश्चन करने थे। इस तरीके से, इस तरह का कोई पैटर्न था, राइट, अभी जो आपने एग्जाम दिया। अब पैटर्न कैसा होगा बच्चे, अब पैटर्न होगा 100 MCQ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चे, तो आपको कितने उसमें से करने हैं, 75 MCQ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है जी, मतलब 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये कितने मार्क्स का होगा, 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और जैसा आपको पता है इंटरनल्स 25 मार्क्स का 25% आपको मार्क्स कहां से मिलेंगे, इंटरनल एग्जाम, राइट, जो कि आपके इंटरनल परफॉर्मेंस पर आपको मिलते हैं, चाहे वो अटेंडेंस हो, असाइनमेंट हो या प्रेजेंटेशन हो। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये तो बात हो गई पैटर्न की। अब बात करते हैं सिलेबस की। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि इस सेमेस्टर में कौन कौन सा पेपर है, फिर हम बात करेंगे आपके स्ट्रैटेजी की, कि कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, किस तरीके से तैयारी की जाए, राइट, किस तरीके से तैयारी की जाए। 1 सेकेंड। तो किस तरीके से तैयारी की जाए उसका भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चे, तो स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन सा पेपर है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, हम सीधे आपको ले चलते हैं आपके सिलेबस पर। तो ये आपका सेकेंड सेमेस्टर है। ठीक है जी, तो सेकेंड सेमेस्टर में मेजर पेपर और माइनर पेपर में क्या अंतर होता है। बेसिकली मेजर का मतलब होता है 4 क्रेडिट का कोर्स। ठीक है, तो इट इज अ 4 क्रेडिट कोर्स। तो पहला पेपर है आपका बेटा बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब जैसा आपको पता है बिजनेस रेगुलेटरी मतलब रेगुलेशंस, तो वो सारी चीजें जो रेगुलेशंस, बिजनेस के रेगुलेशन से रिलेटेड हैं, वो आपको पढ़नी है इसमें। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, खास करके जो भी कॉरपोरेट लॉज हैं, राइट, एक्ट हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पे कुछ कोर्स ऑब्जेक्टिव भी देखिए लिखे हुए, आउटकम लिखे हुए, जैसे टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, राइट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एंड इन डेप्थ नॉलेज हम लेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ फंडामेंटल्स हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, राइट, एंड कीप अपडेटेड अबाउट द अमेंडमेंट इन दीज लॉज एंड रेगुलेशंस। तो ये बेसिकली आउटकम है। सिलेबस देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो पूरे सिलेबस में आओगे तो पूरा सिलेबस बच्चे 4 यूनिट में डिवाइड है। यूनिट 1 किससे रिलेटेड है, आप देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो भी विशेष बातें हैं, डेफिनेशंस है, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड, वायड, वायडेबल, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, ऑफर, एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, राइट। सो देयर आर मल्टीपल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस। अब लॉ में इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनी टर्म, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम क्लास में डिस्कस भी कर रहे हैं आपके साथ और आगे करते भी रहेंगे। बार बार जितनी बार आप पूछेंगे उतनी बार बताया जाएगा। एंड along with this some of the sections are very very important। तो कुछ सेक्शंस भी आपको साथ ही साथ याद भी करने पड़ेंगे, लाइक कंसिडरेशन का सेक्शन क्या है, राइट, कुछ कॉन्ट्रैक्ट, विशेष कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शंस क्या हैं, या की डेफिनेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट सेक्शन भी पूछ लिया जाता है। अब इसमें आप देखोगे पूरा पैटर्न, पूरा सिलेबस, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड इन केस ऑफ ब्रीच व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल, राइट, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। साथ ही साथ इसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूनिट 2 में देखो, आप देखोगे तो यूनिट 2 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी एंड गारंटी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, राइट, कितने प्रकार की गारंटी होती है, राइट, एंड लायबिलिटीज क्या होता है, श्योरिटी का जिसने श्योरिटी दी है, राइट। इसके अलावा साथ ही साथ बेलमेंट, प्लेज, राइट, इसके एसेंशियल्स कंपोनेंट क्या होते हैं, वैलिड बेलमेंट क्या होता है या बेलमेंट का मतलब क्या है, राइट, एंड राइट एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली क्या होता है। सो विल बी डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। तो फिलहाल मैं सिलेबस ही दिखा रहा हूँ आपको कि क्या क्या सिलेबस है एंड व्हाट वी हैव टू स्टडीड, राइट, स्टडी। इसके अलावा फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, प्लेज, एसेंशियल राइट एंड ड्यूटीज क्या होते हैं, राइट,
तीसरा जो यूनिट है बेटा वो रिलेटेड है आपके लॉ ऑफ एजेंसी से, विच इज ऑल्सो इसेंशियली अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। साथ ही साथ आप पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो जो भी सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बारे में पढ़ोगे। तो इसेंशियली ये भी कहीं ना कहीं रिलेटेड, और हम कह सकते हैं कि ओरिजिनली इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अब सेपरेटली जब हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें इसेंशियल पार्ट्स क्या हैं उसके, खास करके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स क्या है, एंड व्हाट आर द कंडीशंस एंड वारंटीज, जिसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, राइट ऑफ अनपेड सेलर, बायर्स राइट अगेंस्ट सेलर एंड ऑक्शन सेल। ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिफाइंड है, एक्सप्लेन्ड है इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। डेफिनेटली विल स्टडी एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। यहीं से ही एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे बच्चे। तो तीसरा यूनिट ये है। चौथा यूनिट है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो ये कहीं मिसिंग है छोटा सा, ये 1881 है, तो 188 नहीं है, इट्स 1881, राइट। तो इसमें की डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कितने प्रकार के होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एंड फीचर्स क्या होते हैं उनके, लाइक प्रोमाइजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, और हुंडी में भी। सो इसमें हम समझेंगे होल्डर कौन होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स किसे कहते हैं, क्रॉसिंग ऑफ चेक, चेक को कैसे क्रॉस करते हैं, कितने प्रकार की क्रॉसिंग होती है, एंड हाउ टू नेगोशिएट, राइट, नेगोशिएशन प्रोसेस कैसा होता है किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, डिसऑनर एंड डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एंड साथ ही साथ कुछ की फीचर, राइट, हम पढ़ेंगे इंडियन जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, वो हम पढ़ेंगे। सो ये ओवरऑल पेपर है आपका बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत सारी नॉलेज आपको यहाँ से मिलने वाली है बच्चे, तो 1 बाय 1 पढ़ेंगे। साथ ही साथ एक चीज अभी जब मैं आपको पहले सिलेबस डिस्क्राइब कर देता हूँ, देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी हाउ टू स्कोर, राइट, गुड मार्क्स इन एग्जाम। कैसे पढ़ेंगे हम, राइट, किस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे, साथ ही साथ ताकि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन एग्जाम के टाइम पे ना हो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक हैप्पीनेस जो लर्निंग अप्रोच है उसके साथ चले, खुशी खुशी चीज़ें आप पढ़ें और आपको धीरे धीरे याद भी होते रहे। एमसीक्यू का पैटर्न क्या होगा, कैसे आप तैयार करोगे, एंड इट विटमीन हम बीच बीच में कैसे कैसे एक एक यूनिट को तैयार भी करते रहेंगे। तो पहला पेपर ये था। जो भी टेक्स्ट बुक है आपको क्लास में डेफिनेटली आपको मैं रेकमेंड करूंगा जो किताब हम पढ़ेंगे। फिलहाल जो सिलेबस है लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दी गई है, उसमें कुछ रेफरेंस बुक दी गई हैं, सजेस्टेड है, राइट, तो आप देख सकते हैं, कुछ वेब रेफरेंसेस भी देखें। दूसरा पेपर है बच्चे पब्लिक फाइनेंस, राइट, ये भी एक 4 क्रेडिट का कोर्स है, राइट, मेजर पेपर ये भी है आपका। तो पब्लिक फाइनेंस आपको पता है रिलेटेड है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से, तो इसके बारे में हम समझेंगे पूरी तरीके से कि इसमें क्या क्या है। तो ये भी पूरा पेपर बेटा 4 यूनिट में डिवाइड है। यूनिट 1 में बेसिकली हम समझेंगे कि पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग क्या है, उसका स्कोप क्या है, राइट, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है डाल्टन की, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरी, उसके बारे में भी समझेंगे कि इसके की कंपोनेंट क्या है, ये किन चीज़ों पे बात करता है, राइट। थोड़ा तेजी से करते हैं हम लोग आज डिस्कशन, क्योंकि ये सिलेबस का डिस्कशन है, पेपर पैटर्न का डिस्कशन है। जब हम आगे पढ़ेंगे फर्दर तो हम डिटेल में चीज़ों को समझाएंगे भी आपको। पब्लिक बजट कैसे बनाया जाता है, अभी कुछ हाल में ही देखो 2 बजट्स आए बहुत इंपॉर्टेंट। पहला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट आया, राइट, जो 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने प्रस्तुत किया पार्लियामेंट में। साथ ही साथ यूपी बजट भी आया, राइट, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना बजट प्रस्तुत किया। तो पब्लिक बजट बनते कैसे हैं, उनका मकसद क्या होता है, उनके मुख्य बातें क्या हैं, जैसा मैंने आपको सजेस्ट भी किया था क्लास में कि सभी लोग जो भी बजट इंट्रोड्यूस हुआ उसके अगले दिन का पेपर लेके आइएगा। पूरी क्लास में हमने डेडिकेटेड एक सेशन लिया था बजट के ऊपर, जिसमें सारे के सारे की कंपोनेंट डिस्कस किए थे, राइट, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट, जितने बजट के टोटल डॉक्यूमेंट होते हैं उन सभी डॉक्यूमेंट पे भी हमने बात किया था। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आप सभी ने समझी भी होंगी। तो पब्लिक फाइनेंस में वहाँ भी काफ़ी हेल्प होगा इस पेपर को समझने में, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही साथ कुछ टेक्निक होते हैं खास करके बजट बनाने के या बजटिंग करने के, लाइक ZBB दैट इज जीरो बेस्ड बजटिंग एंड PBB दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग। तो भाई जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग क्या होता है, इसके कोर कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे बनाए जाते हैं, इनका कोर अप्रोच क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दूसरा यूनिट बात करता है पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो जो भी पब्लिक का एक्सपेंडिचर है, पब्लिक के ऊपर जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है, राइट, उसका मतलब इसका मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, खास करके वेजनेस का एक लॉ है, एक प्रिंसिपल, एक थेरी है, वो किस तरीके से देखते हैं, खास करके इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी, राइट। इसके अलावा है वाइजमैन एंड पिकॉक हाइपोथेसिस है,
कैनन है, दैट इज प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो हम कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे एंड क्या मेजर क्लासिफिकेशन होते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट, कैपेक्स। तो इसके अलावा साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई और कौन कौन से पैटर्न होते हैं क्लासिफिकेशन के, लाइक प्लान्ड एक्सपेंडिचर, राइट, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, इमरजेंसी फंडिंग या प्रपोजल्स या क्लासिफिकेशन, वो भी हम समझेंगे वन बाय वन। इसके अलावा इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक्सपेंडिचर का क्या होता है, खास करके कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एंगल, इकोनॉमिकल जो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स हैं उनको भी हम यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करेंगे, समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका। इसके बाद आता है गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से अपने रेवेन्यू के सोर्सेज क्या हैं उनको भी हम समझेंगे। मेन सोर्स क्या है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का, टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव सिस्टम क्या होता है, प्रोपोर्शनल एंड रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, जीएसटी क्या है, डिविजन्स कौन कौन से होते हैं टैक्स के, एंड हाउ बर्डन इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज बीइंग राइट देयर, ये भी हम समझेंगे। और इसका टैक्सेशन पॉलिसी का प्रोडक्शन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के, राइट, या इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी हम साथ ही साथ समझेंगे। सो ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। पब्लिक डेट, राइट, हाउ जब जब भी कोई डेफिसिट बजटिंग होती है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट अरेंज करती है एक्स्ट्रा फंड। तो भाई पब्लिक डेट का क्या रोल है, उसका क्या क्या क्लासिफिकेशन है, और क्या मेथड होते हैं रिडम्पशन का, दैट इज पेमेंट का, और डेफिसिट फाइनेंसिंग होती क्या है, ये फाइनेंसिंग कहाँ कहाँ से होती है, मेजर क्या क्या सोर्सेज होते हैं, इसका इम्पैक्ट भी क्या पड़ता है, दैट ऑल्सो वी हैव टू डिस्कस इन दी क्लास। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बेटा। और जब आप इस यूनिट को पूरा पढ़ोगे ना तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं, जो मेजर पैटर्न है इसको मैनेज करने का, वो भी आपको समझ में आएगा। बजट कैसे बनता है, सरकारें कैसे काम करती हैं, राइट, और एक 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 प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड व्यू आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट काम कैसे कर रही है, खास करके उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे काम कर रही है, ठीक है। इसके बाद बच्चे लास्ट जो फोर्थ यूनिट है वो इंडियन पब्लिक फाइनेंस के बारे में बात करता है, खास करके बजटरी डेफिसिट के बारे में, फाइनेंशियल फेडरलिज्म के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, खास करके फाइनेंस कमीशन, राइट, फाइनेंस कमीशन करंट में कौन सा चल रहा है, फाइनेंस कमीशन का मीनिंग क्या है, राइट, उसको चेयर कौन करता है, एंड बजटरी प्रोसीजर कैसे होता है, बजट कैसे बनता है, एंड फाइनेंशियल कंट्रोल किस तरीके से काम करता है, खास करके फिजिकल कंसोलिडेशन एंड जो FRBM एक्ट है, राइट, जिसके तहत गवर्नमेंट अपना बजट मैनेज करता है, राइट, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से, राइट, ये एक्ट किस तरीके से गवर्नमेंट को उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है, राइट, टू मैनेज दी फाइनेंसेस, राइट। तो ये पूरा पेपर है बच्चे, पब्लिक फाइनेंस विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। कुछ रेफरेंस बुक दिए गए हैं। तो दो पेपर हो गए आपके, एक पेपर हो गया बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दूसरा पब्लिक फाइनेंस। तीसरा पेपर है, ये भी मेजर है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, राइट, बहुत सारे इसके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना, राइट, उसको उसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझना मार्केटिंग का, राइट, उसकी हॉलिस्टिक अप्रोच क्या है, राइट, इंटीग्रेटिव डेफिनेशंस इसकी वो समझना। तो ये भी 4 यूनिट में डिवाइड है बच्चे, राइट। तो पहले यूनिट में आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे मार्केटिंग के बारे में, उसका स्कोप, नेचर, मीनिंग, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, राइट, बहुत सारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हैं, फिलोसफीज हैं, उनके बारे में आप समझेंगे। साथ ही साथ आप समझेंगे सेलिंग एंड मार्केटिंग में कोर डिफरेंस क्या है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं मार्केटिंग के, एंड मार्केटिंग एनवायरनमेंट। दूसरा यूनिट मार्केटिंग सेगमेंटेशंस के ऊपर है, दैट इज डिविजन्स के ऊपर है, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं मार्केटिंग का, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड सेगमेंट टारगेट अ मार्केट, राइट। तो हम स्ट्रेटजीज भी समझेंगे, एंड बेसिस क्या होते हैं सेगमेंटेशन के, बेनिफिट क्या होता है, एंड अलोंग विद दैट कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, कंज्यूमर साइकोलॉजी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, फैक्टर कौन कौन से हैं जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं, एंड द ओवरऑल प्रोसेस। तीसरा यूनिट आपका कुछ कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर है, जैसे कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के टाइप्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, राइट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग, प्रोडक्ट लेबलिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज। साथ ही साथ प्राइसिंग के ऊपर है, प्राइसिंग के मेथड्स क्या होते हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज प्राइसिंग पॉलिसी होती हैं, क्या इम्पैक्ट करता है प्राइस का, एंड मेथड ऑफ प्राइसिंग, डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स।
फोर्थ यूनिट प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है, जिसमें हम इसकी मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह को समझेंगे इन डिटेल, राइट। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, कौन कौन से मेथड होते हैं, राइट। वी विल अंडरस्टैंडिंग द इन अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच एंड मैनर, तो ताकि कुछ भी चीज़ें छूटे ना। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या होता है, लॉजिस्टिक्स क्या होती हैं, फिजिकल लॉजिस्टिक्स एंड चैनल क्या क्या होता है, राइट। तो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इन द सिलेक्शन ऑफ अनएप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। और उसके अलावा पूरा चैन, किसी भी पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में कौन कौन से इंटरमीडियरीज हैं, लाइक रिटेलर है, होलसेलर है, राइट। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑर्डर प्रोसेसिंग, सर। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम समझेंगे कि एक ओवरऑल बिजनेस यूनिट में किस तरीके से ये सारे काम होते हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए हमें पूरा पेपर पढ़ना है, समझना है, क्योंकि जब आप एमसीक्यू पैटर्न पर स्टडी कर रहे होते बच्चे, तो हमें हर एक कॉन्सेप्ट को समझ करके उसके की जो पॉइंट्स हैं उनको हमेशा ध्यान रखना होता है, तभी आप एमसीक्यू में दिए गए ऑप्शन का सही ऑप्शन का चुनाव आप कर पाएंगे। इसमें भी रेफरेंस किताबें बताई गई हैं, मैं क्लास में भी आपको बताऊंगा कि कौन सा एक किताब जो आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। अगला पेपर है फोर्थ, दैट इज सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, अभी आप देखिए प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग देखेंगे, तो सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग ऐसा कुछ बहुत विशेष अलग सा कुछ नहीं है बच्चे, कहीं ना कहीं रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, कहीं ना कहीं एक 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 पैटर्न सेट होता है, एक टोन सेट होता है, पढ़ने का एक डायरेक्शन मिलता है, एक नेविगेट करते हैं आप, ठीक है, कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो कहीं ना कहीं सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग जब आप साथ में पढ़ोगे तो एक अच्छा सा होलिस्टिक अप्रोच, एक अच्छा सिस्टमैटिक लर्निंग आपको खास करके बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में, बिजनेस मार्केटिंग सिस्टम के बारे में, सेलिंग एडवर्टाइजिंग पैटर्न के बारे में समझ में आएगा। तो इसमें भी 4 यूनिट में डिवाइड है बच्चे, एक एक यूनिट में आप देखोगे। सबसे पहला जो यूनिट है वो भी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, राइट। कॉन्सेप्ट क्या है सेलिंग का, कितने प्रकार की सेलिंग होती है, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, राइट। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, कंज्यूमर साइकोलॉजी के बारे में है यहाँ पे, बाइंग मोटिव क्या होते हैं, सेलिंग ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, उनके सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग पैटर्न में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। दूसरा यूनिट सेलिंग प्रोसेस के ऊपर है, प्रॉस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, राइट, सेल पेनिट्रेशन या प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह, एंड हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं आप। सो कुल मिलाकर के सेलिंग प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं, सारे के सारे सेलिंग एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से टूल होते हैं, राइट, सेलिंग के। मोटिवेटिंग एंड रेमुनरेटिंग सेल्स पर्सन, सेल्स पर्सन कौन होते हैं, उनकी क्वालिटीज क्या होती हैं, हाउ दे गेट मोटिवेटेड एंड व्हाट काइंड ऑफ रेमुनरेशन दे आर being paid, right? So these are the things we will be discussing in detail. And third one is advertising. Advertising, how advertising is different from selling, right? Advertising क्या है, कैसे डिफरेंस इसका रोल फंक्शन क्या होता है, कितने प्रकार के एडवर्टाइजिंग होता है, इसका इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, एथिकल एस्पेक्ट क्या होते हैं एडवर्टाइजिंग के, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, खास करके सोशल नॉर्म्स को एंड रेगुलेटरी पैटर्न को देखते हुए हमें समझना भी है कि एडवर्टाइजिंग किस तरीके से और क्या क्या रोल प्ले करती है बिजनेस में। इसके अलावा आप देखेंगे कि परसुएसिव कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे हेल्प करता है इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग प्रोसेस को अपनाने में, एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन कैसे करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो और भी सारी चीज़ें, खास करके एडवर्टाइजिंग बजटिंग हो गई, उसके की कंपोनेंट क्या होते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। एंड द फोर्थ एंड लास्ट यूनिट इज रिलेटेड टू योर key component of advertising like integrated marketing communication, आइडा अप्रोच, डैग मार्क अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट मॉडल है खास करके मार्केटिंग कम्युनिकेशन मॉडल्स, राइट, कि कैसे आप कम्युनिकेट करते हो टू योर कंज्यूमर्स, टू योर पब्लिक। तो ये भी हम समझेंगे कि आडा मॉडल क्या है एंड डैगमार मॉडल क्या है इन डिटेल, राइट। अभी तो ये केवल हम आपको सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग, राइट, पर्टिकुलरली एनी टॉपिक और एनी मॉडल इन दिस वीडियो। इट इज ओनली डिस्कशन ऑफ योर सिलेबस, पैटर्न ऑफ एग्जाम, राइट, कैसे आप शुरू करोगे। तो हर एक मॉडल को, चाहे वो आडा मॉडल हो, डैगमार मॉडल हो, इसका प्रैक्टिकल अप्रोच भी मैं आपको इन क्लास डिस्कस करूंगा। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग मीडिया हो गई, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आउटडोर, राइट, या अदर कोई नेशनल इंटरनेशनल मीडिया हो, विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग पैटर्न्स, राइट, कितने प्रकार के होते हैं, मीडिया प्लानिंग कैसे करते हैं, व्हाट आर दी selection parameters will discuss, right।
उनका रीच क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कॉस्टिंग क्या होती है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सिलेक्शन, राइट। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, राइट। उसके हिसाब से भी सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी डिफरेंट हो जाएगा, पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। खास करके यहाँ पे लिखा हुआ कि डिफ़िकल्टी एंड मेथड ऑफ मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को कैसे मेज़र करते हैं, क्या मेथड है, क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एश्योर दैट एडवर्टाइजिंग शुड बी वेरी वेरी इफेक्टिव। उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, विल डेफिनेटली डिस्कस। और जितने भी मॉडल हैं, जितने भी थेरीज हैं, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। तो जो भी हम यूनिट अभी कंप्लीट करेंगे, जैसा भी मैं स्ट्रेटजी भी डिस्कस भी करूँगा, तो हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करेंगे उस पर भी बात करेंगे। यहाँ भी रेफरेंस किताबें हैं, बुक्स हैं, सजेस्टेड है बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, आप उसमें देख सकते हैं। अब 4 पेपर मेजर हो गए, एक पेपर आपका माइनर है। तो माइनर पेपर का मतलब होता है इट इज ऑल्सो 4 क्रेडिट यहाँ पे लिखा हुआ, बट मेरे हिसाब से जो माइनर पेपर होता है बेटा वो 2 क्रेडिट का होता है, इट्स 2 क्रेडिट पेपर। तो 2 क्रेडिट का मतलब होता है 2 लेक्चर पर वीक। आप उसके टेक्निकल पार्ट में नहीं जाएंगे, राइट। सिंपल, ये भी उतने ही नंबर का पेपर है आपका, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, इंटरनल 25 मार्क्स का। तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बहुत ही अच्छा एक पेपर है, जो मेरा एक तरीके से फेवरेट पेपर भी है, कम्युनिकेशन, राइट। एंड मैं बार बार आपको बताता भी रहता हूँ, कम्युनिकेशन इज वेरी इसेंशियल पार्ट फॉर ए स्टूडेंट, राइट। तो हम आपको कम्युनिकेशन भी सिखाते हैं कि आप एक बेहतर कम्युनिकेटर भी बनिए। तो ये पेपर कहीं ना कहीं जो एक थ्योरेटिकल पैटर्न है, मेथड है, प्रिंसिपल है, थ्योरी है कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन प्रोसेस का, एक इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन प्रोसेस का, वो समझने में आपको हेल्प करेगा। तो ये भी पूरा का पूरा पेपर बच्चे 4 यूनिट में डिवाइड है, जिसमें जो पहला यूनिट है आप देखेंगे, इसमें पूरे तरीके से जो फंडामेंटल्स हैं, जो इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाते हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, एंड बेसिक फॉर्म्स दैट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन से होते हैं, प्रोसेस क्या है, की एलिमेंट कौन से होते हैं, अलॉन्ग विद दैट प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन क्या क्या होता है। एंड देर आर 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वी ऑल्सो डिस्कस 7 C's कौन से हैं टू मेक अ कम्युनिकेशन प्रोसेस वेरी इफेक्टिव। दूसरा यूनिट बात करता है बच्चे, अगर आप देखोगे तो बैरियर्स क्या है, डिस्टर्बेंसेस, राइट। ऑब्स्टिकल्स जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने से रोकते हैं, दैट इज बैरियर्स, राइट। लाइक नॉइज हो गया, राइट। एंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बैरियर्स, सभी के बारे में हम समझेंगे। एंड दूसरा है फैसिलिटेटर टू कम्युनिकेशन, दैट इज द एलिमेंट, द फैक्टर विच मेक अ कम्युनिकेशन वेरी इफेक्टिव। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इफेक्टिव लिसनिंग, परसेप्शन, रियलिटी, ओपिनियन, एटीट्यूड, बिलीव, वैल्यू सिस्टम, इन सब का क्या रोल है किसी कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्टिव या इनइफेक्टिव बनाने में। इसके साथ ही साथ माल फंक्शंस क्या है कम्युनिकेशन के, और बिजनेस कम्युनिकेशन का बेसिक एटिकेट क्या होता है, राइट। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड while in the business communication process, right। तीसरा यूनिट पूरी तरीके से बात करता है बच्चे बिजनेस कम्युनिकेशन के फॉर्म्स के बारे में, लाइक रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड व्हाट आर द टेक्नोलॉजी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट। नए नए पैटर्न क्या हो रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के, राइट, खास करके डिजिटल कम्युनिकेशन के एरा में। सो इसके अलावा पेक्युलरिटीज ऑफ कम्युनिकेशन, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या यूनिकनेस है, राइट। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल अगर हम एस्पेक्ट की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में किस तरीके से बिजनेस कम्युनिकेशन प्रोसेस हेल्प करता है, विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। एंड द लास्ट जो यूनिट है बच्चे, वो है बिजनेस कम्युनिकेशन के जो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उसके बारे में, जैसे कि मीटिंग, एजेंडा, नोट्स, राइट, minutes of the meeting, office memorandum, office order, press release and different type of business letter writing patterns, कि कैसे किस तरीके से। तो ये भी हम सीखेंगे, इसकी आवश्यकता क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं, पैटर्न क्या होते हैं, किस तरीके से बिजनेस लेटर्स, सर्कुलर्स, प्रेस रिलीज, ऑफिस ऑर्डर्स, मेमोरेंडम्स लिखे जाते हैं, विल अंडरस्टैंड। एंड उसका लेआउट ऑफ राइटिंग पेपर्स विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। की कंपोनेंट क्या होता है, की एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये भी समझना है। एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस राइटिंग, इसके साथ ही साथ
रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं, राइट। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, एक बिजनेस लेटर और रिपोर्ट राइटिंग में क्या डिफरेंस है, प्रॉब्लम्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्निक ऑफ राइटिंग अ बिजनेस रिपोर्ट इफेक्टिव। खास इसके साथ ही साथ बिजनेस करेस्पॉन्डेंस, दैट इज बिजनेस रिटन कम्युनिकेशन, राइट। तो लेटर राइटिंग, इनवाइटिंग टेंडर्स, कोटेशन, डिजाइनिंग कोटेशन, प्लेसिंग ऑर्डर, सेल्स लेटर, क्लेम, एडजस्टमेंट लेटर, सोशल करस्पॉन्डेंस, सर्कुलर्स कैसे बनाए जाते हैं, मेमोरेंडम वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, इंटर ऑफिस मेमोज कैसे रिलीज होते हैं, नोटिस, एजेंडा, मीटिंग्स के मिनट्स वगैरह कैसे तैयार होते हैं, दीज ऑल आर दी फॉर्म्स ऑफ ए बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट। वो भी हम सीखेंगे और किस तरीके से किया जाता है वो भी हम समझेंगे। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मीटिंग कैसे कंडक्ट करते हैं, राइट। मीटिंग के क्या पैटर्न्स होते हैं, क्या डेकोरम मेंटेन करना होता है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट मॉडर्न कम्युनिकेशन फॉर्म्स लाइक ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, राइट, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है इन दी चेंजिंग पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन प्रोसेस, राइट। सो ये पूरा का पूरा आपका 5 पेपर हो गया बच्चे, ये आपका एक माइनर, 4 मेजर पेपर, एक माइनर पेपर बिजनेस कम्युनिकेशन। अब आते हैं, अब एक पेपर है आपका बच्चे, वो है वोकेशनल पेपर। वोकेशनल पेपर का मुख्य उद्देश्य होता है कि आपको बिजनेस ओरिएंटेशन या प्रैक्टिकल एक्सपोजर ये देना था कि आप जॉब रेडी हो सकें, राइट। तो वोकेशनल पेपर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बच्चे, ये भी दो क्रेडिट का पेपर होता है, विच इज ऑल्सो वेरी कंपल्सरी, इन सेम पैटर्न पे ही होता है। 100 नंबर का ये भी पेपर होता है, 75 नंबर के इसमें क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन 75 नंबर के, जिसमें 75 क्वेश्चन करने होंगे, एंड 25 मार्क्स इंटरनल इसमें भी आपको मिलते हैं। अब वोकेशनल में कुछ ऑप्शंस हैं बच्चे, अब डिपेंड करता है कि कौन सा पेपर आपके कॉलेज में चलाया जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ, मैं अपने दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज की बात करूं तो हमारे यहाँ बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में इस वर्ष, इस इवेंट सेमेस्टर 2026 में रेगुलेशंस ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस चलाया जा रहा है, राइट। तो हम इस पेपर में क्या सीखेंगे, क्या इसका पैटर्न है, वो हम देख लेते हैं। तो यहीं तक ही हम डिस्कस करेंगे, राइट। ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है बीकॉम में पढ़ रहे जो हमारी बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए। तो हमारे यहाँ जो पेपर चल रहा है वही फिलहाल मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज रेगुलेशंस ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, यही आपको पढ़ना है बच्चे। इसकी नोटिस भी जारी कर दी गई है आप सभी को। तो अब यहाँ पे समझते हैं पूरा का पूरा इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में, प्रिंसिपल्स क्या होता है, इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है, यूनिट 1 ये भी 4 डिवाइडेड है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है इंश्योरेंस का, पेरिल्स, रिस्क, मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफर ऑफ रिस्क, रिस्क क्या है, राइट। जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको समझना, एंड इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंट थेरीज कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, ये भी हम समझेंगे। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के क्या एलिमेंट होते हैं, इंश्योरेंस क्यों कराया जाता है, इंश्योरेंस की क्या भूमिका है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो गया, राइट। तो ये भी हम चीजें समझेंगे, एंड दे आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइक डबल इंश्योरेंस क्या होता है, री इंश्योरेंस क्या, ओवर इंश्योरेंस क्या, अंडर इंश्योरेंस क्या है, विल अंडरस्टैंड ईच वन, राइट, स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कौन कौन से प्रोडक्ट है इंश्योरेंस के, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, प्रोडक्ट फॉर इफेक्टिंग लाइफ इंश्योरेंस, उस कितने टाइप का होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, लाइक फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, जिसको हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं। विल ऑल्सो अंडरस्टैंड रूरल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस एंड माइक्रो इंश्योरेंस। तो कुल मिलाकर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं इंश्योरेंस के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है, वो भी हम समझेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 3 बात करता है रेगुलेशंस की, जो ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर है बच्चे, राइट। तो उसको कौन कौन से रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं जो गवर्न करती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक तो है इंश्योरेंस एक्ट 1938, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको समझेंगे। अलॉन्ग विद दैट जो इल्डा है, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1999, तो उसके क्या पावर एंड फंक्शंस हैं, हाउ इल्डा इज बीइंग रेगुलेटिंग द ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, राइट। हम कह सकते हैं कि इल्डा इज द बिगेस्ट एंड अपेक्स बॉडी, राइट, जो गवर्न करती है, रेगुलेट करती है पूरा ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर को इंडिया में। और कौन कौन से इंश्योरेंस, वन सेकेंड, और कौन कौन से इंश्योरेंस रिफॉर्म्स हुए हैं वो भी हम समझेंगे, राइट, मेजर रिफॉर्म्स इंश्योरेंस सेक्टर में क्या क्या हुआ है। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है बच्चे, वो बात करता है इंटरमीडिएरीज की, प्लेयर्स की, जो इंश्योरेंस सेक्टर में
या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, इंश्योरेंस बिजनेस में अपना रोल प्ले करते हैं। लाइक एजेंट्स कौन से हैं, एजेंट कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं। अब अगर हमें एक इंश्योरेंस एजेंट बनना है, लाइसेंस लेना है, तो उसकी प्री रिक्विजिट्स क्या है, राइट, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द essential elements, essential checklist that we have to keep in mind while obtaining a license for insurance। लाइसेंस का ड्यूरेशन क्या होता है, रेम्यूनरेशन, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन किसी भी इंश्योरेंस एजेंट की क्या होती है, विल अंडरस्टैंड। साथ ही साथ ट्रेनिंग कैसे होती है किसी भी इंश्योरेंस एजेंट की, और लाइसेंस कैसे कैंसिल होता है, फंक्शन क्या होता है इंश्योरेंस एजेंट्स की, उसके राइट ड्यूटीज क्या होते हैं। इसके अलावा टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कैसे, खास करके इंश्योरेंस एजेंसी कैसे होती है, एंड कोड ऑफ कंडक्ट जो भी बताए गए हैं लॉ में, वो भी हम समझेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, खास करके इंश्योरेंस कंपनियों का, इंश्योरेंस एजेंट्स का, जो भी इंश्योरेंस कर रही हैं। तो ये टोटल 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो 4 मेजर पेपर हो गए बच्चे, एक माइनर हो गया और एक वोकेशनल पेपर। खास करके हमारे कॉलेज में रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस चलाया जा रहा है। तो यहाँ भी कुछ मेजर टेक्स्ट बुक बताए गए हैं। आई विल ऑल्सो डेफिनेटली, जब आपका क्लासेस चल रही हैं तो मैं आपको क्लास में भी जो पेपर सजेस्ट करूंगा, जो बुक मैं सजेस्ट करूंगा, वही आपको लेना है, वही परचेज करना है, वही पढ़ना है, राइट बच्चे, जो आपके सिलेबस के हिसाब से, लखनऊ विश्वविद्यालय के सिलेबस के हिसाब से ठीक ठाक तरीके से आपको वहाँ पे चीज़ें मिल जाएं। अब चलते हैं थोड़ा सा स्ट्रेटजी बात करते हैं। तो हमने आपको बता दिया कितने चार पेपर आपके मेजर हैं, एक पेपर आपका माइनर है और एक पेपर आपका वोकेशनल है। टोटल 6 पेपर्स हैं, ठीक है बच्चे। तो 6 पेपर है, इसका मतलब 600 मार्क्स का आपका सेमेस्टर है। एक पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होता है। 75 मार्क्स आपको एग्जाम में LU एक्सटर्नल एग्जाम जो लेता है उस पे लेना है, और 25 मार्क्स आपको इंटरनल में मिलते हैं। तो बहुत ध्यान रखना कि इंटरनल के मार्क्स आप अच्छे से लीजिए। अब इंटरनल के मार्क्स आप कैसे गेन कर सकते हो भाई, अपनी अटेंडेंस अच्छा रखिए, बहुत अच्छा रखिए, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट जब दिया जाए असाइनमेंट अच्छे से बनाइए, प्रेजेंटेशन दीजिए, क्लास एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहिए, क्योंकि ये इंटरनल असेसमेंट है आपका। तो जितना बेहतर क्लास प्रेजेंटेशन, क्लास इन्वॉल्वमेंट, क्लास इंगेजमेंट जितनी बेहतर आपकी रहेगी, उतना बेहतर आपको इंटरनल मार्क्स मिलेंगे। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कैसे हम लोग करेंगे। तो जैसा हमने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, जैसे कि हर एक पेपर में, लेट्स सपोज बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक पेपर है आपका, ठीक है, पहला पेपर। उसमें कितने यूनिट हैं बच्चे, यूनिट हैं 4 यूनिट, राइट, 1 2 3 एंड 4। और हमें ऑन टाइम इस 4 के 4 यूनिट को ऑन टाइम हमें कंप्लीट करना है, राइट। हमारे पास आपको पता टाइम बहुत लिमिटेड होता है, इसलिए कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं करेगा पढ़ाई में। जो भी होमवर्क दिए जा रहे हैं, आप सभी को पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ। जब भी मैं डेली क्लास, जब भी कोई डेली क्लास लेता हूँ, तो सबसे पहला काम मेरा होता है कि जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कराते हैं, या कोई सेमेस्टर सबसे पहले शुरू होता है, तो हम क्या कहते हैं आपको, सबसे पहला आपका काम होता है जो भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को आप, जो भी आपके पास PDF है, उस PDF को डाउनलोड करिए। आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 6 नोटबुक खरीदिए। हमेशा ध्यान रखिए, 6 नोटबुक खरीदिए। हर एक नोटबुक के पहला जो पेज है उस पर आपको सिलेबस अपना नोट करना है, राइट। आप सिलेबस नोट कर लीजिए, तब आप मेरी क्लास में बैठिए। आप मेरी क्लास में बैठेंगे, आपके सामने सिलेबस होगा, जो भी मैं पेपर पढ़ा रहा हूँ, नोटबुक सामने होगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, जो भी डिस्कशन चल रही हैं, वो आप नोट भी करते जाएंगे। और आपको पता है एवरी डे कोई बच्चा ये कह नहीं सकता कि सर होमवर्क नहीं देते हैं, राइट। तो मैं डेली आपको कुछ ना कुछ होमवर्क भी देता हूँ। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप क्लास डिस्कशन में होते हैं, घर जाते हैं तो होमवर्क आप करते हैं, तो एक पैटर्न ऑफ स्टडी बन जाता है। तो MCQ में भी हमने भाई हर लास्ट सेमेस्टर में ऐसा ही किया, तो MCQ वाले में भी यही होगा कि मैं आपको डेली कहीं ना कहीं होमवर्क दूंगा। अब खास करके क्योंकि यूनिट वाइज पेपर है, तो जैसे मान लीजिए यूनिट 1 मेरा कंप्लीट हुआ, तो मैं आपको यूनिट 1 से संबंधित जितने भी कोर कॉन्सेप्ट हैं, मैं स्वयं आपको MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जो भी मॉडल MCQ हैं, जो एक्सपेक्टेड MCQ हैं, जिनकी पूरी संभावना हो सकती है कि वो एग्जाम में आ सकते हैं, जो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट, उसका हम आपको PDF शेयर कर देंगे। जैसे ही हमारा, जैसे आज यूनिट 1 खत्म हुआ, तो अगले दिन या एक दिन बाद आप सभी को PDF MCQ प्रैक्टिस नोट मिल जाएगा। अब आपका काम होता है इसको प्रिंट निकाल लीजिए, राइट। प्रिंट निकालने के बाद इसकी प्रैक्टिस करिए, और जैसे यूनिट 2 कंप्लीट होगा, मैं कभी भी इन बिटवीन सरप्राइज टेस्ट या सरप्राइज डिस्कशन ऑन द क्वेश्चंस दैट बीइंग कंप्लीटेड यूनिट 1, वो क्लास में होती हैं।
तो ये पैटर्न हम फॉलो करेंगे। तो जैसे जैसे यूनिट कंप्लीट होंगे उनके जब भी, जैसे यूनिट 1 में हो सकता है मैं 200 क्वेश्चन का एमसीक्यू आपको दे दूं, ठीक है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उन सभी पे पूरी तरीके से मेहनत करके आपको एमसीक्यू उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हर एक क्वेश्चन को आप डिस्कस करें, सॉल्व करें, क्लास डिस्कशन करें, जब मैं पढ़ा के जाऊं, जब कोई फ्री पीरियड हो आपस में डिस्कशन करें। तो एक बढ़िया सा एक कॉन्सेप्ट, एक अच्छे से जो पैटर्न है पढ़ाई का बनेगा और आप सब बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने आप रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। क्लास में मैंने पढ़ाया, आपको क्वेश्चन दिया, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो कॉन्सेप्ट के साथ जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्वेश्चन आपको रटने नहीं पड़ेंगे बच्चे। साथ ही साथ कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, मान लिया मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, अब आप उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है कोई एमसीक्यू आपको अटपटा लगे, आपको समझ में नहीं आया, आप उसको होमवर्क में या अपने उसमें डायरी में नोट कर लीजिए। अगले दिन जैसे आप क्लास में उपस्थित होइए वो क्वेश्चन मेरे सामने रखिए कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझा दीजिए, इसका आंसर ये क्यों हुआ, इसका आंसर दूसरा क्यों नहीं हो सकता है, राइट। जो भी पैटर्न में ए बी सी डी है तो आप डिस्कस करिए। जब डिस्कस करेंगे थॉट एक्टिवेट होगा, जब थॉट एक्टिवेट होगा तो कहीं ना कहीं आप बेहतर तरीके से प्रोसेस कर पाएंगे इन्फॉर्मेशन को, और आपका माइंड अच्छे से प्रोसेस करेगा इन्फॉर्मेशन को, डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम में सही आंसर टिक करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहती है, हर बार मैं यही कोशिश करता हूँ, हर बार आपसे कहता हूँ कि बच्चों अपना 100% दो। पढ़ने का मौका बार बार थोड़ी आता है, राइट। पढ़ने का मौका हर बार तो नहीं आता है, एक बार जो आपने सेमेस्टर दे दिया एग्जाम दोबारा नहीं आएगा। और इस तरीके से पढ़िए कि अपने जीवन से उसको जोड़ के पढ़िए, उसका एप्लीकेशन समझिए। और हमारा काम है आपके साथ मेहनत करना, आपको मोटिवेट करके पढ़ाना, राइट, चीज़ें समझाना, आपके जीवन में आप बेहतर चीज़ें कर पाएँ जिससे आपके समाज का, आपके परिवार का, आपके राष्ट्र का भला हो सके। तो शायद इसीलिए मैं इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हम इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीके से हम डिस्कशन करेंगे। हर एक पेपर के हर एक यूनिट को मैं इसी तरीके से आपको समझाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो जो भी 6 पेपर हैं, टोटल 6 पेपर्स हैं, उन सभी पे यही पैटर्न होगा। और जितने भी यूनिट्स कंप्लीट होते जाएंगे उस पे लगभग 200 से 250 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो पर्याप्त क्वेश्चन होंगे, और ये क्वेश्चंस को आपको बहुत बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, राइट। आप एक पीडीएफ नोट 25-50 पेज का हमने दिया, उसको प्रिंट आउट करा लीजिए अगर हो सकता है। तो उसके साथ ही साथ उसको आप प्रैक्टिस करते जाइए, पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल से प्रैक्टिस करते जाइए। जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं उसको आप मार्क कर लीजिए, राइट, जो ईजी लग रहे हैं उसको ओके कर लीजिए। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो हर एक पेपर सिस्टमैटिक तरीके से दिए गए स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में हम कंप्लीट करेंगे और एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में प्यारे बच्चों यही था। सबसे पहले हमने डिस्कस किया जो पेपर्स हैं आपके, सिलेबस आपका पूरा, इस बार का जो पैटर्न है वो एमसीक्यू है, ये भी मैंने आपको बता दिया इवेंट सेमेस्टर का। तो किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, किस तरीके से हम डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। अलॉन्ग विद दैट जब समय आएगा तो आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा, आपको प्रेजेंटेशन भी दी जाएगी, और क्लास में आपकी बेहतर उपस्थिति रहेगी तो आपकी अटेंडेंस बेहतर होने से आपका जो इंटरनल मार्क्स हैं 25 मार्क्स, वो आपको बेहतर तरीके से अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से कहते हैं ना कि टॉप कैसे करना, अच्छा स्कोर कैसे करना, यही पैटर्न होता है। और 3D ऑफ लाइफ लर्निंग मैंने आपको बताया हुआ है, 3D मॉडल, दैट इज डिटर्मिनेशन, राइट, संकल्प, एंड डेडिकेशन, दैट इज योर समर्पण। तो सबसे पहला संकल्प, कहता हूं ना मैं बार बार कहता हूं, संकल्प में विकल्प नहीं होता है। संकल्प मतलब जो बनना है, करना है तो करना है। तो सबसे पहले संकल्प, फिर समर्पण, और समर्पण के साथ जरूरी है अनुशासन, दैट इज डिसिप्लिन। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहला संकल्प, दूसरा समर्पण, तीसरा अनुशासन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, यही 3D आपको ध्यान में रखना है हमेशा, और आप जीवन में सफल होंगे जरूर, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ईमानदार कोशिश कभी नहीं हारती है। इस पर्टिकुलर वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही, और अब हम क्लास में जो भी चीज़ें आप कोई भी क्वेरी एंड क्वेश्चन होगा डेफिनेटली पूछिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी क्वेरी एंड क्वेश्चन रख सकते हैं। अगर कोई बच्चा मेरे कॉलेज से बाहर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो आप भी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।